वेल अनदर डे सेम स्टोरी, एक और दिन क्रिकेट मैच और सेम पैटर्न से कहानी आगे बढ़ रही है। और इन सबको देखते हुए मुझे स्टुअर्ट लॉ का सिर्फ एक बयान याद आ रहा है कि आई हेट लूजिंग। आपको लूजिंग पसंद नहीं, आपको हारना पसंद नहीं है। और यहां पर टीम जब बैक टू बैक हार रही है, आई होप कि आप इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही पैटर्न से हार हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार कुछ नया हो रहा है, नहीं, वही सेम पैटर्न। अगर आप बॉलिंग की तरफ देखते हो, पहला 10 ओवर जब नेपाल गेंदबाजी करा रहा होता है तो ऑपोजिशन एकदम चार्ज अप होती है। ऑपोजिशन 10 ओवर में अच्छा रन बोर्ड पर, कभी 100 रन, कभी 90 रन, मतलब अच्छा रन बोर्ड पर लगा देती है। और उसके अगले 10 ओवर में नेपाल बॉलर्स जो है वो थोड़ा रिकवर करते हैं और फिर वापस आके थोड़े विकेट्स वगैरह लेते हैं। और फिर उसको हर बार ऐसा लगा है शुरू के 10 ओवर में कि स्कोर 200 तक जा सकता है, लेकिन फिर लास्ट में आकर के आप थोड़ा सा उसको कम कर लेते हो। सो सेम पैटर्न की पहला 10 ओवर ऑपोजिशन का होता है, अगला 10 ओवर कहीं ना कहीं नेपाल विकेट वगैरह लेकर के उसको सेटल डाउन कर लेता है। जब आप बैटिंग करने आते हो, वही सेम पैटर्न के शुरू का जो 6 ओवर या 8 ओवर जो पावर प्ले है उसके थोड़े आसपास का टाइम होता है, वहां पर नेपाल बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, वहां पर ऑपोजिशन पूरा चार्ज ले रहा होगा। और अगला 10 ओवर जो होगा उसमें बैटर्स कोशिश कर रहे होंगे और उस कोशिश में कभी विकेट गिरेगी, कभी कोई बैटर आकर, जैसे पहले मैच में गुलशन ने कुछ छक्का चौका लगा दिया था, दूसरे में हमने देखा कि सेकंड हाफ में आकर कुशल मल्ला ने कुछ रन कर दिए थे। फिर उसके बाद आज वाले मैच में तो खैर धीरे धीरे विकेट ही गिरती चली गई। बट एक सेम सा पैटर्न के पहला 10 ओवर जो है वो बॉलिंग के टाइम पर ऑपोजिशन लीड करता है, दूसरी इनिंग में जो पहला 10 ओवर है वो बैटिंग जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स। ये कॉमन फैक्टर चल रहा है। आई होप के स्टुअर्ट लॉ इस कॉमन फैक्टर को देखेंगे। देखो सिंपल सी कहानी है यार कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, ये बात मैंने कही थी आप लोगों से, ये बहुत अच्छा टूर होने वाला है और ये ट्रबल क्रिएट करेगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हमने बचपन से मैचेस देखे हैं और यही देखा है कि यार ओवरसीज कंडीशन में कुछ कंट्रीज हैं जहां पर परेशानी होती है और उसमें ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री जरूर है। और वी ऑल नो कि जब नेपाल यहां पहुंचेगा तो परेशानी होगी, लेकिन 3 में से 3 मैच लगातार हारेगा। और वो भी ये मैचेस वैसे नहीं है जो कार्डियक किड वाले मैच हैं कि भैया आप खेल बहुत अच्छा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, लास्ट में आकर के हार रहे हो। नहीं, वो सेम पैटर्न से आप हार रहे हो। और आप देखो कि पार्टनरशिप बिल्ड करने के चक्कर में आप टी20 को ओडीआई बना दे रहे हो। आसिफ शेख, इट वाज वेरी ऑब्वियस फॉर आसिफ शेख के आज ही वाज ट्राइंग, बट वो पूरे टाइम ट्राई करते रहे। देखो कुशल बुटेल जब बैटिंग कर रहे थे वो आए एक अलग इंटेंट से, जैसा वो हमेशा आते हैं, ठीक है। उनका 20-25 रन जो है वो एक टाइम पर लगा कि वो काफी है, अगर दूसरे एंड से भी उसी रफ्तार से 25-30 रन बन जाते। प्रॉब्लम क्या है सारी कि मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि शायद नेपाल एक अलग ओपनर डिजर्व करता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं और मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड हेट बाय सेइंग कि आसिफ को निकाल दो और इसको निकाल दो और उसको निकाल दो, नहीं। मेरा सिंपल सा कहना है कि यू ट्राइड समथिंग। आपने देखा कि आज के टाइम पर दुनिया जो क्रिकेट खेल रही है वहां पर वो क्रिकेट नहीं है कि आपने 2 ओपनर्स भेजे जिसमें एक ओपनर अटैकिंग है और दूसरा जो एंकर है। नहीं, यूजुअली एंकर जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पर आएगा और उससे ज्यादा अगर थोड़ा बहुत आ गया तो आप एक और रख लेते हो, किसी किसी टीम में होता है, जरूरत ज्यादा होती है। लेकिन आप एज एन ओपनर अगर देखो, कुशल बुटेल जिस तरह से रन बनाते हैं, आसिफ उसको पूरा सेटल डाउन कर दे। सो यहां पर आई थिंक इट्स हाई टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड। जैसे आज भी देखो, आज क्या हुआ, आज शुरू में विकेट गिरी, रोहित और आसिफ दोनों ने पार्टनरशिप क्रिएट की। एक बार को लगा कि चलो ठीक है पार्टनरशिप जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत दूर तक चली गई। मतलब वो पार्टनरशिप ऐसी जाती गई जहां पर लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी स्लो डाउन क्यों हो गई। बिकॉज आप क्या कर रहे हो ना, आपको एक बड़ा रन चेज करना है, ठीक है, आप चाहिए थोड़ी सी पार्टनरशिप, लेकिन उस पार्टनरशिप में आप ऐसा तो करो कि आपके बाद जो है उनको 12-15 रन हर ओवर में ना बनाने हो। मतलब यही होता, देखो पाकिस्तान टीम में क्या होता था, बाबर आजम और रिजवान को लेकर के यही बात अक्सर होती थी कि बाबर रिजवान जब तक खेलते हैं और उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि पाकिस्तान जो है बैक टू बैक मैचेस हार रही है। सो पाकिस्तान ने एक टफ कॉल लिया, पाकिस्तान ने एक बड़ा कॉल लिया है कि आपने बाबर और रिजवान को टीम से ही निकाल दिया कि भैया देखो हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं, टी20 फॉर्मेट में बाबर रिजवान अगर रहेंगे तो यही 2 प्लेयर 50-60% ऑफ मैचेस खेल लेंगे और उसके बाद 50-60% ओवर खेल लेंगे 20 ओवर में से, और फिर उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स आएंगे वो स्ट्रगल करेंगे। सो यहां पर भी कंडीशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है। सो इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस। और आई नो कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार पिछली सीरीज में तो मैचेस जीत रहे थे, आप 3 मैच हारे तो आप कह रहे हो डिसीजन लो। पिछली सीरीज में जो आप मैचेस जीत रहे थे वहां भी आपको मिडिल और लोअर मिडिल ना कर जिताया। आप याद करो, आरिफ शेख ने मैचेस जिताए, भीम शर्की ने रन्स किए तो मैचेस आप जीते, आपको करण केसी ने आकर के मैचेस जिताए। ऐसा नहीं हुआ कि आसिफ हो गए या फिर कुशल बुटेल फॉर दैट रीजन। हाँ, कुशल ने रन्स किए थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपका होता है ना टॉप ऑर्डर लेकर के मैच जिताता है, वो उतना देखने को नहीं मिल रहा। जो आप मैचेस जीते भी हो वो आपका मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर ना करके मैचेस जिताए। टफ मैचेस और कार्डियक मैचेस वहां पर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जो आप पिछले कुछ टाइम से देखोगे। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम जब आप आसिफ के अलावा किसी को
उनको एज एन ओपनर सोचो। इफ यू वांट आसिफ इन द टीम, उनको कोई और पोजीशन दो, कुछ और सोचो, लेकिन एज एन ओपनर कुशल पटेल के साथ कोई और खिलाड़ी यू नीड टू ट्राई। मे बी आप कुशल मल्ला को ट्राई करो, कोई ऐसा जो थोड़ा अटैकिंग हो, क्योंकि यहां पर उस चीज की जरूरत है। और आप देख रहे हो कि यहां पर आने के बाद आपकी फील्डिंग भी थोड़ी बहुत खराब हो रही है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। अब ये मत कहना कि ऑपोजिशन से भी कैच ड्रॉप हुए हैं। ऑपोजिशन ड्रॉप करेगा तो ऑपोजिशन बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। सो यस, इट्स हाई टाइम कि आप उन चीजों पर टाइम कॉल लो, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ, वॉट एवर यू सेड इन द पास्ट, हमने जब आपको जीतते हुए देखा वी अप्रिशिएटेड, जब हारते हुए देखेंगे तो भाई क्रिटिसाइज तो करेंगे ही। और इसलिए मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप टीम को लेकर के थोड़ा सा देखो कि यार कहां पर मामला खराब हो रहा है। बिकॉज मैंने जो एज एन ऑब्जर्वर, एज एन एनालिस्ट, मुझे कुछ चीज बहुत बेसिक दिख रही है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि यार एक पैटर्न आया, उसको रेगुलरली फॉलो किया जा रहा है। और उसी तरह से प्लेयर्स, अब देखो बैटर्स एक पॉइंट पर आने के बाद ना हार मान जाते हैं। आप खुद देखो 12-15 ओवर के बाद यू विल सी कि बैटर ना जीतने का कोशिश ही नहीं कर रहे, उनके अंदर वो इंटेंट ही नहीं है कि आप मैच जीते। उनका बस ये है कि यार 20 ओवर खेल लेते हैं। लग ही नहीं रहा उनको देख करके कि वो एकदम जीत वाले माइंड से। उन्होंने देखा यार 12-15 का है, आखिरी के 5 ओवर में 60 रन चाहिए, नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे खेल कर 5 ओवर। सो ये जो इंटेंट, ये ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन हो, अगर आप ऑजी हो, तो वी ऑल नो कि ऑजी माइंडसेट क्या होता है। वो ये ऑजी माइंडसेट नहीं है, ना ही जिस तरह से नेपाल स्टार्ट कर रहा है वो ऑजी माइंडसेट। आप खुद देखो शुरू के 6 ओवर में नेपाल की 43 फॉर 2 थी, और कुशल पटेल जब आउट हुए थे तो 3.2 ओवर में 30 रन ऑलरेडी बन चुके थे। सो 3 ओवर में 30 रन बन गए हैं, और अगले 3 ओवर में वो 43 तक ही पहुंच पाया। आसिफ उस टाइम पर 16 बॉल में 10 रन बनाकर खेल रहे। सो आप जब पावर प्लेस के टाइम पर इतना स्लो खेल रहे हो, देन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि यार आगे जाकर के कितना भी बड़ा क्यों ना प्लेयर क्यों ना आ जाए, प्रेशर तो उसके ऊपर होगा ही। अब आप सोचो कि दूसरे ओवर में बाउंड्री आई, और उसके बाद सीधा 11वें ओवर में बाउंड्री आई। भाई स्टार्टिंग में यूजुअली ऑपोजिशन शुरू का 10 ओवर आपको डोमिनेट करता है। आप जब बैटिंग कर रहे हो, सेकंड ओवर में 3-3 बाउंड्री आती है, फिर उसके बाद तीसरे चौथे ओवर में कुशल पटेल आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जब बाउंड्री आती है सेकंड के बाद सीधा 11वें ओवर में बाउंड्री आती है। सो ये दिखाता है कि वो जो इंटेंट है ना, वहां पर बहुत ज्यादा कमी हो रही है। वहां पर वो जो अटैकिंग, भाई टॉप ऑर्डर अटैकिंग इंटेंट वाला होता है। आपका टॉप ऑर्डर अगर अटैक नहीं कर रहा है, तो फिर मिडिल ऑर्डर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। भाई रोहित आकर के 31 बॉल में 33 रन कर रहे हैं। मतलब आई नो कि सबकी नजर आसिफ पर है, लेकिन एक बार रोहित पे भी नजर डालो। 31 बॉल में 33 रन, आसिफ ने 49 में 53, 49 बॉल आपने खेल ली। आई नो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रनआउट है, और आप आगे आकर कुछ करते बेहतर होता, आपके माइंड में होगा कि अब अटैक करेंगे, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन 49 बॉल्स खेल चुके थे यार आप यार। और आप ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, वो उन्होंने भी कैचेस ड्रॉप किए, सो नेपाल को भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज द राइट वे टू डू स्टफ। हाँ, इस प्लेइंग 11 में आपको कुछ शफल करने की जरूरत है, आपको कुछ नया करने की जरूरत है। मे बी यू ट्राई सेंडिंग डिफरेंट ओपनर्स, कुशल के साथ किसी और को ट्राई करो। मे बी आप अपने अटैकिंग में कुछ कुछ चेंज करो, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मैं डिसीजन मेकर नहीं हूं, सो मैं डिसीजन नहीं दूंगा। ऑल आई कैन डू इज आई कैन सी एंड आई कैन टॉक अबाउट इट। सो यहां पर कुछ शफलिंग, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस, कुछ डिफरेंट ओपिनियंस की जरूरत है। एंड आप ऐसा नहीं है कि आप प्लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं है कि आप प्लेयर के इंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको बाबर और रिजवान का एग्जांपल दिया। पाकिस्तान ने एक टफ कॉल लिया, उनको रिमूव करा। हर टीम ये काम करती है। हर टीम को जब लगता है कि यार टीम की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो अपने प्लेयर को चेंज करने की कोशिश करती है। आप देखो श्रेयस अय्यर वाज अ टिपिकल ओडीआई प्लेयर। जब उनको लगा कि यार मुझे टी20 से नहीं, मतलब निकाल दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा, टी20 फॉर्मेट में प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, केकेआर ने टूर्नामेंट जीता तब भी कप्तान का नाम नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर की दो बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला, वो धीरे ओडीआई खेलते, टिपिकल ओडीआई जैसा रोहित खेलते हैं, वो टिपिकल ओडीआई खेलते थे। और दूसरा, उनसे शॉर्ट बॉल खेली नहीं जाती थी। उन्होंने पूरा एक साल उस पर इतना काम किया। इस वाले आईपीएल में उनका शॉट परसेंटेज शॉर्ट बॉल पर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा था। इस बार आईपीएल में उनका जो स्ट्राइक रेट, इनफैक्ट सैयद मुश्ताक अली में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 170 से ऊपर का था, 175, 180 ऐसे था, और एवरेज 50 अबव था। ये अच्छे बैटर्स का होता है कि 180 के आसपास का आपका स्ट्राइक रेट है और 50 अबव आपका एवरेज है। सो आपको अपने ऊपर, अपनी कमियों पर, उस पर काम करना पड़ता है, और अगर आप काम कर लेते हो तो चीजें डिफरेंट हो जाती है। सो यस, आई नो कि ये जो सीरीज है ये पूरा प्रिपरेशन के हिसाब से आई है, और आप लेकर इसलिए आए हो बिकॉज टफ कंडीशन है। आपको पता होगी कि भाई बैटर्स जो स्ट्रगल करेंगे, प्लेयर्स जो हैं उनके लिए कुछ नया है। एसोसिएट नेशंस ऑस्ट्रेलिया में आकर यूजुअली नहीं खेलते हैं, और अदर एसोसिएट और नेपाल को देखो तो एक टफ कंपटीशन के सामने नेपाल खेल रहा है। लेकिन कीपिंग ऑल दीज असाइड, 3 में से 3 मैच सिंगल हैंडेडली हारना, मतलब एकदम वन साइडेड हारना इज नॉट समथिंग जो कोई भी फैन एक्सपेक्ट करेगा। और बहुत सारे प्लेयर, सिर्फ आसिफ या रोहित की बात नहीं, आप आयरी को भी देखो।
आयरी ने भी एक बार फिर से आज मौका था कि आकर के वो आयरी उस चीज के लिए जाने आते हैं ना, दैट ही कम्स एंड ही हिट्स एंड हिट्स एंड हिट्स, लेकिन आयरी नहीं कर रहे हो काम। आयरी आ रहे हैं और जा रहे हैं, और अगर खड़े रह रहे हैं तो देर तक खड़े रह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। सो एक एक प्लेयर की छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक टाइम पर पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म चली जाए, कि भाई एक टाइम आया सारे आउट ऑफ फॉर्म चले गए, और एक टाइम आया सारे तो खैर इनफॉर्म नहीं रहते हैं, दो चार प्लेयर इनफॉर्म रहते हैं और वहां से आप मैच जीत जाते हो। सो इट्स समथिंग जिस पर स्टुअर्ट लॉ को बैठ करके सोच कर काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप इसके आगे बड़ी बड़ी टीमों से खेलने की प्लानिंग कर रहे हो। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, तो आप सोचोगे जब ये सीरीज आपको बीबीएल की भी, आप नेशनल टीम छोड़ो, बीबीएल की भी मेन टीम नहीं है जो आपके सामने खेल रही है। सो जब बीबीएल की मेन टीम आएगी या नेशनल टीम आएगी तो परेशानी होगी, और आप जब इसके बाद वेस्ट इंडीज से खेलोगे तो परेशानी होगी। आई नो कि वेस्ट इंडीज से आप खेलोगे, स्पिनर आपकी स्ट्रेंथ है, आप वहां पर कुछ बेहतर कर लोगे और वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन कंडीशंस के लिए भी यू नीड समथिंग। फास्ट बॉलर्स, क्या नेपाल में फास्ट बॉलर्स नहीं है, बट उनके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट, क्योंकि ये वाले जो है इतना एफिशिएंट नहीं हो पा रहे, ये वाले जो हैं वो उतना अटैक नहीं कर पा रहे। देयर आर सर्टेन गुड पॉइंट्स, बट अभी यहां पर देयर आर सर्टेन बैड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट, जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा हो रहा है कि हर मैच में शुरू के 10 ओवर में आप 80-90 रन 100 रन दे रहे हो, और फिर अगले में जब स्पिनर्स आ रहे हैं तो, या फिर अगले में सेकंड हाफ में आप उसको कंट्रोल कर ले रहे हो। आज भी देखो 10 ओवर में 90 रन पड़ चुके थे एक विकेट पर, उसके बाद 20 ओवर पहुंचते मुझे लगा कि यार 200 तक जा सकता है, एक विकेट गिरी है 90 रन हो गए, लेकिन 20 ओवर जाते जाते 175 फॉर 6, मतलब वही वन आपने रोक लिया टीम को। सो ये कुछ कॉमन सा पैटर्न है जो लगातार चल रहा है, और इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर कोई पैटर्न चल रहा है इसका मतलब ये है कि वो माइंडसेट है जो रेगुलरली चल रहा है, और उस माइंडसेट को ध्यान से देखने की जरूरत है, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। एंड आई रियली होप कि दिस टूर बिकम्स एन आई ओपनर फॉर नेपाल, क्योंकि नेपाल के जो कोच हैं ही हेट्स लूजिंग एंड वी हैव लॉस्ट 3 in a row. सो आई होप के फोर्थ मैच में कुछ हम डिफरेंट देखें, एंड वी आर सीइंग कि हर मैच में आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो। आप इस मैच में बिम शर्की और आरिफ दोनों को लेकर आए, पिछले मैच में कुछ था, उससे पिछले मैच में कुछ था। सो आप कर रहे हो, बट शायद कुछ और करने की जरूरत है, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी हाउ थिंग्स चेंज इन द फ्यूचर। बाकी अभी के लिए व्हाट्स योर पॉइंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।